नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। लोक जनशक्ति पार्टी टूटने के बाद बिहार में नई राजनीतिक जमीन तैयार होने के संकेत मिल रहे हैं। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक खुला ऑफर चिराग पासवान को दे डाला। जी हां, वही चिराग पासवान जो आज अलग थलग पड़े हैं क्योंकि उन्हीं के चाचा ने पशुपति पारस ने 5 सांसदों को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी को 2 गुटों में बांट दिया। हालत यह है कि अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है वो भी पशुपति पारस को चला गया है और चिराग पासवान को उस पद से निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि चिराग पासवान ये लड़ाई अभी कोर्ट में और चुनाव आयोग में लड़ेंगे, लेकिन आज सत्य हिंदी से भी चिराग पासवान ने खास बातचीत की और उस बातचीत में ये कहा कि वो बहुत ही चीटेड महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों जेडीयू ने और बीजेपी ने दोनों ने मिलकर उनके साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बुरा लगा इस बात का कि बीजेपी के ही लोग उनको वोट कटुआ की उपाधि दे रहे थे जिस समय चुनाव चल रहा था। तो ये तमाम बातें आज चिराग पासवान ने सत्य हिंदी के इंटरव्यू में कही हैं और उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो भरोसा है वो अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है, लेकिन वो इस बात से परेशान है कि बीजेपी चुप क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें वो भगवान राम की तरह देखते हैं और अपने आप को चिराग हनुमान बताते हैं, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर हनुमान को कोई मार रहा हो तो राम चुप कैसे बैठ सकते हैं। तो जो बीजेपी की चुप्पी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी है, वो चिराग पासवान को परेशान कर रही है। लेकिन जो एलजेपी की जो टूट है, जो उसमें अंदरूनी कलह है, उसका फायदा जाहिर सी बात है कि जो विपक्षी पार्टीज हैं वो उठाएंगी। नई राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है आरजेडी। हालांकि आरजेडी और जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसके संबंध ज्यादातर, अगर आप कई सालों में अगर आप रामविलास पासवान और लालू यादव की अगर आप यात्रा देखें तो उनके जो रिश्ते रहे हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं और उन एक वोकल कास्ट बेस दोनों पार्टीज का रहा है। दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट नहीं है। हाँ, ये बात दूसरी है कि जब वो यूपीए में थे तो रेलवे के पोर्टफोलियो को लेकर उस समय लालू यादव और रामविलास पासवान में तनातनी थोड़ा सा हो गई थी। लेकिन कल तेजस्वी यादव ने जब चिराग पासवान को एक खुला ऑफर दिया तो उन्होंने ये कहा कि भूलना नहीं चाहिए लोक जनशक्ति पार्टी को कि 2010 में जब एलजेपी के पास एक भी एमपी और एमएलए नहीं था, तब लालू यादव ने रामविलास पासवान को राज्यसभा एमपी बनाया था। इसके साथ तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अब ये चिराग पासवान को तय करना है कि उन्हें गुरु गोलवलकर की विचारधारा के जो लोग हैं उनके साथ जाना है या फिर जो बी आर अम्बेडकर की विचारधारा के जो लोग हैं उनके साथ जाना है। तो ये दिशा चिराग पासवान को तय करनी है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि आरजेडी और एलजेपी हाथ मिला सकते हैं, यानी कि आरजेडी का जो वोट शेयर है वो 23.11% है और अगर आप एलजेपी का वोट शेयर देखें तो वो 6% है। तो अगर दोनों के वोट शेयर अगर मिल जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि एक कड़ी फोर्स के रूप में ये दोनों पार्टीज बिहार में दिख सकती हैं। लेकिन अभी इसका निर्णय, अभी इसका फैसला चिराग पासवान ने नहीं लिया है। चिराग पासवान अभी भी इस इंतजार में है कि बीजेपी, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर उन्हें कोई बेल आउट पैकेज दे देते हैं तो फिर आरजेडी में शायद वो शामिल नहीं होंगे। मैंने आज एक पिन पॉइंटेड क्वेश्चन चिराग पासवान से पूछा था कि तेजस्वी यादव ने जो आपको ऑफर दिया है उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो सुनिए क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने। इन सब चीजों के बारे में सोचने का तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं। हम लोगों के लंबे संबंध, और छोटा भाई मैं उनको आज ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि वो मेरे छोटे भाई हैं। मेरे पिताजी लालू जी के व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे और बहुत लंबे समय तक दोनों की मित्रता रही है और इसी नाते बचपन से ही मेरा और तेजस्वी का आपस में एक अच्छे संबंध रहे, गाहे बगाहे। अच्छा, ये मैंने पिताजी से ही सीखा है, ये उन्हीं की ही कार्यशैली रही कि सत्ता पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, पापा हर किसी के साथ उनके संबंध व्यक्तिगत बहुत अच्छे होते थे। तो मैंने भी इन्हीं संबंधों को निभाना उन्हीं से ही मैंने सीखा। तो भले कभी विपक्ष में भी हूँ तब भी
कई ऐसे विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं जिनके नेताओं के साथ मेरे व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। सेम गोज विद सत्ता पक्ष ऑल्सो विद, अब जैसे भारतीय जनता पार्टी, मुझसे कई बार पूछा जाता है कि क्या किसी ने आपसे संपर्क किया, किसी ने आपसे बात की, तो पर्सनल लेवल पे मेरी कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात हुई है, पर वो पर्सनल लेवल पर हुई है। उन्होंने अपनी सिंपैथीज, जो ये घटना चक्र चल रहा है उसको लेकर अपनी संवेदनाएं उन्होंने प्रकट की। बट हाँ, ऑफिशियली कोई कॉल करे कि हाँ ये ऐसा है और इसमें पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड ये है, ये हम आपके साथ हैं, ऐसा नहीं हुआ। तो ये इस तरीके की बातचीत मेरी सबसे होती रहती है। तो जो ऑफर मेरे छोटे भाई ने मुझे दिया उसके लिए मैं उनका धन्यवाद जरूर करता हूँ, बट अभी बहुत जल्दी है कोई भी निर्णय लेना। अभी मैं एक लंबी लड़ाई कानूनी लड़ने जा रहा हूँ, एक बार उस पर जीत हासिल कर लूँ, उसके बाद आने वाले समय में आगे के निर्णय लिए जाएंगे। तेजस्वी यादव का ये ऑफर एक ऐसे समय में आया है जब चिराग पासवान संघर्ष यात्रा के लिए निकलने वाले हैं 5 जुलाई से। जी हाँ, ये यात्रा निकलेगी हाजीपुर से, जो कि रामविलास पासवान की कंस्टिट्यूएंसी रही है और पशुपति पारस की भी वो जमीन रही है, तो वो संघर्ष यात्रा वहां से निकालेंगे। चिराग पासवान का कहना है, और आज भी उन्होंने जो सत्य हिंदी को इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने साफ कहा कि उनके लिए संघर्ष यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, और अभी क्योंकि चुनाव का कोई प्रेशर नहीं है इसलिए वो लोगों के बीच में जाएंगे और वो ये लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से उनके साथ उन्हीं के अपने परिवार वालों ने विश्वासघात किया है, बीजेपी ने विश्वासघात किया है। लेकिन एक भरोसा चिराग पासवान को है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरवीन करेंगे और इंटरवीन करके उनकी जो सारी समस्या है इस समय वो उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन जो बीजेपी की चुप्पी है वो अपने आप में एक कहानी बयान करती है, क्योंकि बीजेपी दोनों तरफ चल रही है। बीजेपी नीतीश कुमार को भी नहीं नजरअंदाज कर सकती है और एलजेपी के बारे में भी जो उसकी चुप्पी है, तो ये संकेत है कि चिराग पासवान को लेकर भी बीजेपी अभी कैलकुलेट कर रही है कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो उसी तरीके से चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये सारी बातें निर्भर करेंगी कि अगर बीजेपी उनको एक बेल आउट पैकेज देता है या नहीं देता। लेकिन चिराग पासवान इस बात को उन्होंने बिल्कुल क्लियरली अपने इंटरव्यू में कहा कि जब रामविलास पासवान वेंटिलेटर पे थे तो उन्होंने मरने के पहले चिराग पासवान को ये बोला था कि नीतीश कुमार ने हमेशा, यानी कि जेडीयू ने हमेशा एलजेपी को कमजोर करने की कोशिश की है, इसलिए जेडीयू को एलजेपी कभी भी मजबूत नहीं कर सकती। और चिराग पासवान ने ये भी कहा कि उन्हें ये भी लगता है कि जेडीयू ने भी उनके साथ विश्वासघात किया है, जेडीयू की वजह से ही एलजेपी आज टूटी है। ये सारी बातें चिराग पासवान ने कही हैं। आज मैंने जेडीयू के जो लीडर हैं केसी त्यागी, उनसे एक पिन पॉइंटेड सवाल भी पूछा था कि क्या वजह थी कि जेडीयू ने क्यों एलजेपी को तोड़ा। तो सुनिए क्या कुछ कहा केसी त्यागी ने। देखिए, एलजेपी अपने अंतर्विरोधों से, इनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से टूटी है। एलजेपी के वर्कर्स को, सांसदों को अब इस पार्टी में अपना भविष्य दिखाई नहीं देता। ये एनडीए बिहार से बाहर हो चुके हैं। इनका ना कोई एमएलए है, ना कोई एमएलसी है, ना कोई सांसद है, ना कोई विधायक है। इन्होंने एनडीए से बाहर जाकर के चुनाव लड़ा, एनडीए को नुकसान पहुंचाया, जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। अब जब चारों तरफ से ये आइसोलेट हो चुके हैं, इनका कोई भविष्य नहीं दिखता है, तो इनके सांसदों ने बगावत कर दी। अपनी इन कमजोरियों को, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जेडीयू पर, नीतीश कुमार जी पर आरोप लगा रहे हैं। हमने कब कहा था इनसे कि आप एनडीए से बाहर आइए? हमारा इनका कभी भी 2004 में, 2005 में, 2009 में, 2014 में हमारा और एलजेपी का कभी सीटों को लेकर तालमेल थी नहीं। इनका जो भी अरेंजमेंट था वो बीजेपी के साथ था। अगर इनको सीटें कम मिली हैं या कम मिलने वाली थी तो बीजेपी शिकायत करें, हमसे तो गलत शिकायत कर रही है। आखिरी मुलाकात इनकी अमित शाह से है जिसमें सुनते हैं कि इनको 25 सीटें दी जा रही थी, लेकिन 40 सीटें मांग रहे थे। इससे पहले 2015 में इनको 40 से ज्यादा सीटें दी गई थी और ये कुल मात्र 2 सीट जीत पाए। तो इनकी क्षमता को देख करके भाजपा भी इनको ज्यादा सीट नहीं देना चाहती थी। इन्होंने एनडीए के घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया। इनका सिर्फ एक विधायक जीत पाया। इनका राजनीति में जब कोई भविष्य दिखाई नहीं दिया
तो इनके सांसदों ने बगावत कर दी, इसमें हमारा कहाँ दोष है? अगर ये एनडीए में रह के चुनाव लड़े होते तो या ये आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में होते, इनके कम से कम 20-25 एमएलए होते, इनकी माता श्री राज्यसभा की एमपी होती। हमने कहा कि इन्होंने तो अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। अगर आप दोनों चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को देखें तो उनमें एक कॉमनैलिटी है, यानी कि एक चीज कॉमन है, उनका दुश्मन कॉमन है और वो है नीतीश कुमार। अगर आपको बिहार चुनाव की कैंपेन के दौरान अगर आपको याद हो तो चिराग पासवान ने जेडीयू के अगेंस्ट अपने सारे उम्मीदवार खड़े किए थे। उसके बाद चिराग पासवान ने चौतरफा हमला किया था भ्रष्टाचार को लेके कि ये एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। इसके अलावा जो बिहार के विकास के तमाम दावे थे उनकी भी पोल खोली चिराग पासवान ने, और एग्जैक्टली इसी लाइंस पर कैंपेन था तेजस्वी यादव का। यानी कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान अगर आज आते हैं तो एक बहुत बड़ा कारण नीतीश कुमार भी है, क्योंकि उनका दुश्मन कॉमन है और वो है नीतीश कुमार। और दोनों को नीतीश कुमार की जमीन कैसे कमजोर करनी है और अपनी दलित पॉलिटिक्स को आगे कैसे बढ़ाना है, यही इनका कॉमन एजेंडा है। लेकिन इंतजार सिर्फ इस बात का है कि अगर बीजेपी चीजों को रिकैलिब्रेट करती है और अगर एक बेल आउट पैकेज चिराग पासवान को देती है, तब तो शायद चिराग पासवान आरजेडी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन अगर बीजेपी की ये जो चुप्पी है ये बनी रहती है और अगर संघर्ष यात्रा चिराग पासवान की शुरू हो जाती है और अगर उन्हें जन समर्थन मिलने लगता है, तो काफी कुछ उम्मीद ऐसी लग रही है कि वो महागठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे। और महागठबंधन का हिस्सा बनने का मतलब है कि लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के बाहर हो जाएगा। हालांकि ये बात आपको बता दें कि रामविलास पासवान और लालू यादव दोनों यूपीए का हिस्सा थे। 2009 और का जो पार्लियामेंट्री यानी कि लोकसभा चुनाव था उसमें प्री पोल एलाइज के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। फिर 2010 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें भी प्री पोल एलाइज के रूप में दोनों ने 7 चुनाव की तैयारियां की थी, लड़ी थी। लेकिन 2014 में रामविलास पासवान ने एनडीए का हाथ थामा था और उसी समय की बात है जब तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में भी दूरियां बढ़ी थी। लेकिन अब लोक जनशक्ति पार्टी के टूटने के बाद एक नई राजनीतिक समीकरण के तहत हो सकता है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों हाथ मिला लेंगे। तो अब देखना यह है, समय का तकादा है, लेकिन काफी कुछ पॉसिबिलिटी इसी की लग रही है कि ये दोनों लीडर्स साथ आएंगे। तो बिहार की जमीन किस तरीके से ये दोनों युवा नेताओं को देखेगी, ये एक देखने वाली बात होगी। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी को भुगतान करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर पर सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @नीलू_on_the_move। तो देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।